अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या हम अहमकों के दौर में जी रहे हैं? ये ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बड़े बड़े बुजुर्गों, दानिश्वरों, मुदब्बिरों ने कहा है कि शायद अगर उन्हीं की बात को हम यकीन करें तो शायद ऐसा लग रहा है कि हम अहमकों के ही दौर में गुजर रहे हैं। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आज के दौर में तालीमी इदारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ना कि ऐसे ज़हीन तुलबा को निखारा जा रहा है जो कि कल कौम की तामीर में काम कर सकते हैं, या इंसान जो दानिश्वर मुदब्बिर बन के कौम का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। ऐसे लोगों की कमी आज पेश आने लगी है। शायद यही बात कुछ ऐसे इशारे देने की कोशिश हो रही है दानिश्वरों की तरफ से कि अब कौम की तरक्की अगर होना है तो ऐसे लोगों की तरक्की होना है जो पढ़ लिख कर एक सोच के साथ कौम को एक खाका पेश कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हों या इदारे हों, आज के जदीद ज़माने के तकाज़ों पर खरा उतर नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ पढ़ाई जाती थी वो दुनियादारी में काम में नहीं आ रही है। शायद यही बात उनके तरफ से इशारे इसी किस्म से मिल रहे हैं। इससे हो रहा ये कि इदारों पर से भरोसा उठता चले जा रहा है या एतबार उठता चले जा रहा है और अहमक लोगों की चल पड़ी है। अहमक लोग का मतलब ये है कि लोग जो सोचने से खासिर हैं, पढ़ लिख के मार्क्स ला लेना, सभी लोग मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन अगर गौर व फिक्र या सोच के साथ वो यूनिवर्सिटी से पास होते हैं तो फिर कुछ कौम की तामीर में या मुल्क की तामीर में अपना किरदार निभा सकते हैं। कम अकल अपने आप को समझदार और अक्लमंद समझने लगा है। अब तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई अपने आप को दानिश्वर समझकर अपना नज़रिया पेश करने से कभी चूक नहीं रहा है। बाद में जो हो सो हो, एक बार वीडियो बन गया, निकल गया, तो फिर उसके बाद की बात कोई वो नहीं कर रहा है। सच्चाई और झूठ में फ़र्क अब बाकी नहीं रहा है। झूठ का बोल बाला हो गया है। जैसा कहते हैं कि बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है और ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अखलाक की गिरावट समाज के हर हिस्से में दिखाई पड़ रही है। मफाद परस्त और चापलूस का बोल बाला हो गया है। हकीर सोच और कम अकल ज़्यादा बोलने लगा है, बल्कि सर चढ़ के बोलने लगा है और हम और तुम का चलन ज़्यादा चल पड़ा है। शायद ऐसा ही कुछ आज के दौर में दिखने के आ रहा है। कम अकल की आवाज़ बुलंद और अपने फ़ैसले और पसंद को पेश करने की जो कोशिश हो रही है उसे काम में लेते जा रहे हैं। काबिल ऑफिसर हूँ क्यों ना हो, वो ऑल इंडिया सर्विस का हो, गवर्नमेंट का हो, बहरहाल काबिल ऑफिसर ही क्यों ना हो, वक्त के हाकिम की बात सुन रहा है। और ऐसे में मुल्क या कौम की कैसे तरक्की हो सकती है। जिस तरीके से वो हाकिम की बात सुन रहा है उसमें यही हो रहा है कि वो हाकिम को मनवाने के लिए, हाकिम की चापलूसी के लिए, अपने आप को या अपनी तरक्की के लिए हाकिम की हाँ में हाँ मिला रहा है। अब चाहे कभी हाकिम किसी को घुसपैठी कह दे, या ये हो कि वो नाम ना ले मगर इशारे पूरे ये दे कि दाढ़ी टोपी और मुसलमान की बात करे, या मुसलमान के घरों से जिस तरीके से जो होते आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाकिम अगर ये कहता है, एक बार घुसपैठी कहता है, तो फ़ौरन दूसरे दिन ये कहता है कि मेरे को किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं है। बहुत नारे तो बहुत हुए थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक दिन घुसपैठी कहा जाता है, एक दिन ज़्यादा बच्चे वालों को पैसे मिलने वाले हैं ये कहा जाता है, और दूसरे ही दिन एक इंटरव्यू देते हैं अपने मीडिया को बुलाकर जिसमें ये कहा था कि मेरा घर तो पूरे मुसलमानों के घरों के बीच में था, हम तो मुहर्रम के टाइम पे ताज़िया भी किया करते थे। तो ऐसे बातें करके कहीं ना कहीं एक रुझाने की कोशिश हो रही है। शायद ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अभी बाकी है और उस पर नज़र रख के शिया सुन्नी में एक फ़र्क डालने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल इससे बच के हमें अक्लमंद और प्रोडक्ट से बच के अपना रास्ता खुद तय करना है। मगर हैदराबाद में जहाँ तक अगर मैं इसी की बात करूँ कि हमारा घर मुसलमानों के घरों से भी घिरा हुआ था और मैं क्या मुसलमानों से दुश्मन करता हूँ, अगर ऐसी बात करें तो हैदराबाद में इस चीज़ के ऊपर अलग अलग माने निकाले जाते हैं। जो ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है
उसको चाहे वो यहाँ का राजा हो या बनारस का महाराजा हो, उसे हैदराबाद में दूसरे तरीके से कहते हैं कि अगर आपका घर 4 मुसलमानों के घर के बीच में रहा तो क्यों है, और आपकी ज़बान इतनी कड़वी क्यों है, उसका एक अलग ही मतलब यहाँ पे निकाला जाता है। बहरहाल ये जो भी वजह है ये अपनी जगह है, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि ये चीज़ बौखलाहट की निशानी है। इलेक्शन के जैसे जैसे एक मराहल ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुर्सी हलती हुई नज़र आ रही है, और कुर्सी बचाने के लिए कभी मुसलमान प्यारा हो जा रहा तो कभी मुसलमान घुसपैठी हो जा रहा। बहरहाल ऐसे ही चीज़ें हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करो, या फिर उसी को अपने गले लगा लेके तो आप तकिया बना के अपने सर के नीचे रख लो। ये ऐसा एक चीज़ दिखती आ रही है। लेकिन बहरहाल ये ऐसा है कि अब सियासी जंग है, अखाड़ा है, 3 मराहल और बाकी हैं। जब तक ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो 2 मराहल और बाकी रहेंगे, 25 का और पहली का। 25 के दिन दिल्ली की इलेक्शन भी होने वाले हैं जिसमें 7 सीट है, और जो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है गुज़िश्ता टाइम पे 7 के 7 बीजेपी के पास थे, इस मर्तबा 5 सीट इंडिया अलायंस को आने की बात हो रही थी, लेकिन केजरीवाल के निकलने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 7 के 7 फिर इस बार बदल जाएंगे। खैर ये सब तो चलता रहेगा, इलेक्शन का मौसम है, लेकिन सियासत अपनी जगह है, वज़ीर आज़म की कुर्सी अपनी जगह। 163 ममालिक की फ़हरिस्त में हिंदुस्तान 26वें नंबर पर आ गया है, जहां ये कहा जा रहा है कि मौसमी हालात या मौसम की शिद्दत की वजह से या सेहत की वजह से, सेहत बिगड़ने की वजह से 2,50,000 नवमौलूद बच्चे या कम उम्र बच्चे फौत होते जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हमें तवज्जो देना पड़ेगा एक कौम के मुस्तक़बिल को बचाने के लिए। लेकिन कहीं पर घुसपैठी और कहीं पर मुहर्रम के ताज़िए की बात हो रही है। तो बहरहाल गद्दी बचाना है तो कुछ भी हो सकता है। कम ग़िज़ा, मलेरिया और पेट के वबाओं से, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के, मौसम की शिद्दत की वजह से पानी कम पड़ने वाला है, और पानी की मिक़दार जब कम मिलने लगेगी तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और माज़ूर अफराद दुनिया भर में, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 600 मिलियन लोग पानी को लेकर परेशान होने वाले हैं। और ऐसे हालात में एक और रिपोर्ट सामने आई है हिंदुस्तान में, जिसमें यह कहा गया है कि 1,20,000 ख़वातीन और लड़कियां गायब होते चले जा रहे हैं। ये 2 रियासतों से सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1,20,000 ख़वातीन का ना आता है ना पता है। वैसे गुजरात से भी बहुत सारे लड़कियां गायब होते जा रहे हैं, लेकिन इस पे किसी सियासी आदमी की नज़र नहीं पड़ी है। हुआ तो ये कि बहुत सारे बातें हुए थे, जनधन की बात हुई थी, हर एक को घर देने की बात हुई थी, नोटबंदी भी आ गई बीच में, उसके बाद जीएसटी के नाम पे लोगों को परेशान किया गया है, उसके बाद आयुष्मान भारत के नाम पे जो इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी वो भी नाकाम हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये सब नारे जो नाकाम हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा अब सर चढ़ के बोलने लगा है। लोगों की सोच, जो आदमी ये कहता था कि लोग आएगा तो मोदी ही, या ये कहा जाता था कि मन ही मन में लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस बार भी मोदी को वोट देंगे, मगर लोगों ने जो चुप्पी साधी है, जो अपने मुंह से कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो उससे अब कुर्सी खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो घूम फिर कर बात यही करने की हो रही है कि कहीं ना कहीं आखिरी 3 मरहलों की जो रायदही होने वाली है, उसके बीच में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के ऊपर फिर से एक कुछ फसाद की छलक अगर इसमें नज़र आ गई तो फिर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा और साहब कुर्सी पे फिर बैठ जाएंगे। मगर ऐसा लग रहा कि फ़िल वक़्त लोगों को माशी परेशानी, खाने को लेकर परेशानी, बढ़ती कीमतों को लेकर परेशानी, हर आदमी चाहे वो बेरोज़गार नौजवान ही क्यों ना हो या अपना बेरोज़गार नौजवान का बाप ही क्यों ना हो, माँ बाप वो भी परेशान हैं, बेरोज़गार नौजवान परेशान हैं। तो बहरहाल ऐसा है कि 144 करोड़ के हिंदुस्तान में पूरे लोग हर
एज ग्रुप का आदमी परेशान है और इस परेशानी के आलम में कहीं ना कहीं एक नई हुकूमत की तरफ लोगों का जहन जा रहा है। अगर वाक़ई में इनकलाब के तौर पे आता है तो फिर बीजेपी 120 पे सिमट जाएगी। अगर इनकलाब नहीं आता है तो चलिए 220 पे आके बीजेपी रुकने वाली है। बीजेपी 220 पे भी अगर रुकती है तो ये मान लीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तो झोला लेके जाना पड़ेगा और कोई ना कोई नया आदमी वहाँ पे बैठेगा। अगर वाक़ई में जिस तरीके का जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके की बात आ रही है, उससे अगर अंदाज़ा लगाए तो 260 के करीब इंडिया अलायंस पहुँच जाएगा और बीजेपी 200 के करीब ही रह जाएगी। तो अगर ऐसे हालात होते हैं तो फिर कोई ना कोई किसी न किसी से कभी ना कभी गठजोड़ कर लेगा, मिल लेगा, हाथ मिला लेगा और नई हुकूमत तो आना तय है दिल्ली में। शायद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए 2 टर्म देने के बाद लोगों को ये मालूम हो गया है कि अब कुछ भला होने वाला नहीं है, नारों से पेट भरने वाला नहीं है। अब अगर वाक़ई में कुछ भला होना है तो उन्हीं के हाथ में भागदौड़ देना चाहिए जो कि मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके जाए। ये बात अलग है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, 5 ट्रिलियन इकॉनमी हिंदुस्तान की तो होने वाली है। जीएसटी में नरमी आती है तो लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। लोगों की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात आई है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं नौजवान तबके को अपने तरफ माइल कर रहा है। और अगर नौजवान माइल होता है तो उनके साथ उनके वालिदैन भी जाएंगे और अगर ये चीज़ होती है तो फिर तो सांप को तो झोला लेके जाना पड़ेगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुत्तहदा तौर पे वोटों की अपील की गई थी, चाहे वो मदरसा हो, मसाजिद हो, इमाम हो, मौज़न हो, हर समाज का हर आदमी हो, दानिश्वर हो, मुदब्बिर हो, ये लोगों के तरफ से जो अपील हुई थी कहीं ना कहीं एक तौर पे मुत्तहदा तौर पे वोट का इस्तेमाल हुआ है। अब तक के पूरे जितने पड़ाव हुए हैं इलेक्शन के उसमें मुत्तहदा तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी के भी जो मरहले बाकी हैं 3, उसमें भी यही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इससे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा और नई हुकूमत हमें 4 जून के बाद मिलने वाली है। इसकी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, दुआ भी है। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के इत्तेहाद को सलाम करते हुए मैं अपनी बात को इस हफ्ते के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।